ये स्टूडेंट्स तो इस टाइम 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और यहां पर सबसे पहले हम ये 2 पॉइंट्स करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और एनर्जी क्राइसिस क्या होता है। ओके तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो यहां पर हमने क्या बोला था कि ऑलरेडी हमने ये चीज 9th में पढ़ी हुई है। व्हाट इज दैट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी जो है ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बात सही है, चलो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो हमारा साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है, और जो सुन रहा है उसका अगेन वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके सही बात है। जब हम एक क्रैकर की बात करें, एक फटाकड़ी है फूटा, ठीक है, तो यानी उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी, जो किस में कन्वर्ट हुई? हीट, लाइट, साउंड में कन्वर्ट हुई। सही है ना? तो यानी जब भी मतलब जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज किया, उसमें हाइट है मतलब mgh पोटेंशियल एनर्जी है, रिलीज किया तो वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल कम हो रहा है लेकिन काइनेटिक बढ़ रहा है। सो देयर द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। यानी हर जगह पे ये बात तो सही है भाई, यस एनर्जी का कंजर्वेशन एकदम सही है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। वो आज से करोड़ों अरबों साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, और आज से करोड़ों अरबों साल बाद भी वही होगी। अच्छी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरी बात करते हैं अबाउट एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस क्या होता है भाई? क्राइसिस का मतलब तो वैसे कोई आपातकाल होता है ना, कोई इमरजेंसी। एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या? एनर्जी का शॉर्टेज, एनर्जी की कमी। अब अगेन ये क्या बात हुई यार? अभी तो हमने बोला कि एनर्जी कम नहीं हो सकता, एनर्जी जितना है उतना ही रहेगा टोटल एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी क्राइसिस की बात क्यों हो रही है? एनर्जी क्राइसिस की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली एनर्जी, हम देखो कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है, क्यों पहले ही स्टेटमेंट को हम दूसरे बार में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो भी देख लो। तो जैसे हमने एक फ्यूल, एक सिंपल सा फ्यूल, मान लो कि एक कैंडल ले लिया जो कि ऑब्वियसली एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसको हम अब बर्न कर रहे हैं। तो जब ये कैंडल का जो केमिकल एनर्जी है वो यूज हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज कन्वर्टेड टू सम फॉर्म, इट इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। पर प्रैक्टिकली ये बताओ कि क्या कोई ये मैकेनिज्म है कि जो लाइट में या हीट में कन्वर्ट हो रहा है उसको तुम एकदम आसानी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, फिर से कैंडल बना लो उसका? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कभी हो सकता हो, पर आसानी से ये चीज़ तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना? तो इसके लिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ये कुछ ऐसे नॉन यूजेबल फॉर्म में ये फ्यूल चला जा रहा है, ये केमिकल एनर्जी चला जा रहा है, जिसको आप रिटेन करोगे ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होगी। तो इस वजह से ये फ्यूल जैसी चीज़, पेट्रोल, डीजल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रिसिटी से। समझो लाइट ग्लो हो गई तो लाइट को वापस थोड़ी करंट बना सकते हो आप, है ना? बना सकते हो, मैकेनिज्म उसका भी है, पर दैट इज वेरी डिफिकल्ट ना, है ना? तो मतलब कुछ ऐसे नॉन यूजेबल फॉर्म में चला जा रहा है जिसको रिटेन करना मुश्किल है। इसलिए हम एनर्जी को सेव करने की बात करते हैं, है ना? टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, सेव एनर्जी, सेव पेट्रोल, सेव डीजल, है ना? ये सब चीज़ें हमको सेव क्यों करनी है? क्योंकि ये ऐसे फॉर्म में जा रहा है जिसको रिटेन करना मुश्किल है। इसके लिए एनर्जी क्राइसिस की बात होती है। दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लो। एनर्जी ऑब्वियसली नो डाउट, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ना ही कोई क्रिएट कर सकता, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर आप जब कोई एनर्जी को यूज कर रहे हो तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में भी चला जा रहा है जिसको रिटेन करना डिफिकल्ट है, ठीक है? इसलिए हम एनर्जी को सेव करते हैं, ठीक है? अब यहां पर हम बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल एग्जैक्टली क्या होता है भाई? फ्यूल वो चीज होती है जिसको बर्न करने से, यूजुअली जिसको हम बर्न करते हैं किस पर्पस के लिए? हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। बात याद रहे, है ना? ऐसे तो हम कोई भी चीज को जला सकते हैं, है ना? लेकिन फ्यूल क्या है? फ्यूल वो केमिकल्स है जिनको हम, या केमिकल सब्सटेंसेस है जिनको हम यूजुअली बर्न करते हैं टू ऑब्टेन हीट एंड लाइट एनर्जी।
Fuels are those chemical substances which are usually combusted या burned to obtain heat and light energy, याद रखना। अब बात करते हैं आइडियल फ्यूल की। When you say ideal fuel यानी आदर्श फ्यूल, यानी एकदम परफेक्ट फ्यूल कौन सा हो सकता है? वैसे दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, पर यहाँ पर अगर हम कुछ मतलब फ्यूल की बात करें जो एग्जैक्टली हमारे लिए आइडियल फ्यूल की तरह बिहेव कर सकता है, तो उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। ओके, सो व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल? क्या आप क्या डिजायरेबल कैरेक्टर उसमें मतलब एक्सपेक्ट करते हो? क्या क्या होना चाहिए? इट शुड कॉज लेस पोल्यूशन। सबसे पहला तो ये भाई पोल्यूशन ना करे, बहुत पोल्यूशन हो गया ऑलरेडी, ठीक है। फिर इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, है ना। इट शुड बी इजी टू यूज, आसान हो उसको यूज करना भी, है ना। इट शुड बी इजी टू स्टोर करना भी आसान हो। ऐसा नहीं कि एक पूरा रूम लग रहा है, लकड़ी लाए हैं, लकड़ी रखेंगे 1 महीना चलेगा, है ना। तो यानी स्टोर करना भी आसान हो। इसके अलावा और क्या खूबी होनी चाहिए? इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोल्यूशन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या? किसी फ्यूल को आप जलाते हो तो उसके 1 kg के बर्न करने पे वो कितना कितना किलो कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जो जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएगा उसके 1 kg के बर्न करने पे उतना उसका कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। तो यानी वो थोड़ा सा फ्यूल जलाने पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला ऐसा फ्यूल हमको डिजायरेबल है, ऐसा फ्यूल चाहिए, है ना। और इजीली एक्सेसिबल हो। इसके अलावा क्या है? इट शुड बी चीप, सस्ता भी तो होना चाहिए। मालूम पड़ा कि भाई हमको खाना पकाना है 500 रुपये का और फ्यूल लग गया उसमें 5000 रुपये का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब आप जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स में जोड़ सकते हो वो सब जोड़ सकते हो। इसके अलावा एक और लिख सकते हैं हम, है ना। इट शुड लीव नो और लीस्ट रेसिड्यू। जब आप उसको जलाओ तो जलाने के बाद वो ज़्यादा कचरा ना करे, ज़्यादा रेसिड्यू ना छोड़े, ऐसा फ्यूल होना चाहिए। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, है ना, जो परफेक्ट फ्यूल हो सकता है। अब कोई आइडियल तो नहीं हो सकता, पर जनरली आपको अगर सॉलिड फ्यूल दिया हो ऑप्शन में, लिक्विड फ्यूल दिया हो और गैसियस फ्यूल दिया हो, तो आप जैसे एग्जांपल देख लो ना, यहाँ पर कोल हो गया, इसमें केरोसिन हो गया और इसमें एलपीजी हो गया। आपको पता है कि आप कौन सा चूज करोगे इसके अंदर, राइट। इसमें एलपीजी विल बी मतलब यूज्ड एज एन आइडियल फ्यूल, आपके लिए यही सबसे बेस्ट होगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस में से, है ना, गैसियस फ्यूल को आइडियल माना जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है, पोल्यूशन भी कम करता है कंपेयर टू दी सॉलिड वाला तो एकदम बेकार रहेगा, है ना। पोल्यूशन भी कम करता है और इसके अलावा सस्ता भी है, ठीक है, ठीक ठाक भाव में आ रहा है, आजकल भाव बढ़ गए हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, स्टोर करना आसान है, 1 सिलेंडर में है, आराम से महीना 2 महीना चल जाता है ना। इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू यूज, है ना, आसानी से चलाया, लाइटर लगाया और चाय बना ली, है ना। तो यानी ये गैसियस फ्यूल इन तीनों में आइडियल माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फ्यूल के बारे में तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं वो एनर्जी के बारे में जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कौन सा एनर्जी को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? यस, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी को। इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही हमको अगर ठंडी चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही ढूंढ रहे हैं, है ना, उसी को यूज कर रहे हैं। अगर लाइट चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, तो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं। मतलब हीट चाहिए तो भी इलेक्ट्रिक, लाइट चाहिए तो भी इलेक्ट्रिक, है ना। और मतलब मोस्ट ऑफ द चीजों में हमारे कंफर्ट के लिए यही एनर्जी का फॉर्म बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। कौन सा एनर्जी की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कैसे होता है? ये जनरेट होता है जनरेटर से, पावर प्लांट्स में जनरेट होता है। तो यहां पर हमको मेनली वही चीजें देखनी है। ओके, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइडल पावर प्लांट्स, विंड मिल, जियोथर्मल पावर प्लांट्स, ओशन थर्मल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, टाइडल से कैसे मिलेगा, सोलार से कैसे मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इन सभी से, है ना, बिकॉज ज़्यादा जो वाइबल या ज़्यादा यूजेबल फॉर्म वही है, तो हम उसी की बात करें कैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट की, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। अब देखो यहाँ पर सिस्टम है ना काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहेगा। इसमें हम एक बड़े वेसल में पानी लेंगे और उसको कोयले से हीट किया जाएगा, है ना। कोयला को जला के उस पानी को हीट किया जाएगा और उस पानी से जो स्टीम, जो भाप प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्टीम की प्रेशर से क्या किया जाएगा भैया, टरबाइन घुमाया जाएगा। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन फैन होता है। फैन को रोटेट किया जाएगा, स्टीम यहाँ प्रेशर में जाएगा और वो फैन को रोटेट करेगा। ये टरबाइन किससे जुड़ा होगा, ये टरबाइन जुड़ा होगा जनरेटर से, है ना। ये फैन किससे जुड़ा होगा, जनरेटर से। और जनरेटर का काम क्या है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नहीं पढ़ा तो देख लो, उसके लिए भी वीडियो बना दिया है। तो यानी वहां पर क्या होता है, उस चैप्टर में हमने देखा था कि जनरेटर में एग्जैक्टली अगर आप बाहर से उसके एक्सेल को रोटेट करो किसी भी तरह से, तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो यहां भी हम इस स्टीम के प्रेशर से यहां पर इस टरबाइन को घुमाएंगे और फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो यहां पर हम एग्जैक्टली फ्यूल यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एज अ कोल हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ओके, तो कोल को जला के पानी को बॉईल करके, पानी के बॉईल करने से जो स्टीम प्रोड्यूस होगा वो यहां पर एग्जैक्टली टरबाइन को घुमाएगा एंड इन टर्न द जनरेटर विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर सिर्फ आपको पावर प्लांट ये तो भाई सिंपल है, सिर्फ ऐसा नहीं कि डायग्राम एंड ऑल आएगा, पर इस पार्ट में से इंपॉर्टेंटली क्या आता है, गिव द एडवांटेजेस या गिव द डिसएडवांटेजेस, है ना। तो थर्मल का एडवांटेजेस क्या है कि भाई जहां पर उन एरियाज में जहां पर ज्यादा कोयला होता है, ज्यादा कोल होता है, उन एरियाज पर थर्मल पावर प्लांट जो है बहुत यूजफुल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काफी एफिशिएंट माना जाएगा, है ना। पर इसका और मतलब लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है ना। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई, कोयला जल रहा है, पोल्यूशन होगा, तो यानी इको फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन कर रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, रॉ मटेरियल्स भी यूज हो रहा है भाई, कोयला लगातार लगता रहेगा, कोयला नहीं मिलेगा जिस दिन, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी, है ना। तो यानी डिसएडवांटेजेस भी है ना, पोल्यूशन कर रहा है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है ना। और तो यहाँ पर मतलब कॉस्ट, सेटअप का भी कॉस्ट है इसमें। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हो और उसी को ध्यान देना है। यहाँ पर प्रोडक्शन कोई बहुत मुश्किल या याद रखने में डिफिकल्ट नहीं, ये आसान है। आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आप वो और आप जितना भी मिल सकता है उसको कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर हाइडल पावर प्लांट। इसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बड़े हाइट पे या मान लो डैम है यहाँ पर जिसमें पानी इकट्ठा है। अब यहाँ पर इसके बेस में हमने क्या कर रखा है, छोटे छोटे टरबाइंस लगा रखे हैं, जो क्या होगा, जो एग्जैक्टली जब यहाँ से पानी फॉल होगा इस हाइट से, बिकॉज हाइट है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है भाई mgh, है ना। पानी जैसे ही फॉल होगा इन टरबाइंस पे टरबाइंस घूमेंगे और टरबाइंस किससे कनेक्टेड है भाई, जनरेटर से। जनरेटर विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ इस चीज़ को भी हमने यूज़ कर लिया, डैम बनाया और ये चीज़ कर ली। यानी हाइडल, हाइड्रो वाटर को हमने यहाँ पर यूज़ करा है, थर्मल वाले में कोयले को यूज़ किया, यहाँ पर पानी को यूज़ किया, पर काम क्या कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, टरबाइन को घुमाने का मैकेनिज्म जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे जनरेटर। ओके, बात करें अगर हम विंड मिल की, अच्छा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का एडवांटेज क्या हो सकता है, एडवांटेज है कि भैया ये पोल्यूशन नहीं कर रहा, कोई चीज़ को आप जला नहीं रहे, रॉ मटेरियल नहीं लग रहा। डिसएडवांटेज क्या है, डैम बनाओगे, बड़ा कॉस्ट, सेटअप का कॉस्ट आएगा, है ना। बड़े डैम बनाने का क्या डिसएडवांटेज है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा ही होगा कि भाई वहाँ के लोगों को जो वहाँ जंगल में आसपास में रहते होंगे उनको आप रिहैबिलिटेट करोगे, सरकारी लेवल पे ये सारे काम होंगे, है ना। एक्वाटिक एनिमल्स को नुकसान हो सकता है, ये सारे डिसएडवांटेजेस इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। कमिंग टू विंड मिल्स, विंड मिल्स क्या होता है भैया, विंड मिल्स पवन चक्की कहते हैं भाई इसको। यस, बड़े बड़े टावर्स होंगे और उसमें विंड मिल्स लगे, है ना, ब्लेड्स बड़े बड़े होंगे और क्या काम है इसका, हवा चलेगा और हवा चलने से ये टरबाइन भी चलेगा, ये ब्लेड्स भी घूमेंगे और ये ब्लेड्स किससे कनेक्टेड होंगे, ऑब्वियसली जनरेटर से कनेक्टेड होंगे, विच विल बी जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी।
एडवांटेज इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करेगा, है ना। इसके अलावा उन एरियाज में जहाँ पर हम मतलब अवेलेबल कर सकते हैं लैंड्स, है ना, जहाँ पर बहुत हवा चलती है, वहाँ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़, ओके। पर डिसएडवांटेज भी है, मूविंग पार्ट्स है भाई, और सीधा हवा में, खुली हवा में क्या होता रहेगा, मेटल के बना हुआ है, जंग लगता रहेगा, करोजन होगा, है ना। तो इन सब को बचाने के लिए मेंटेनेंस का कॉस्ट हाई रहेगा, बिकॉज इट इज हैविंग मूविंग पार्ट्स, उसको फ्री रखना है, मतलब मेंटेनेंस का कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी हाई होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये उन एरियाज में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा जहाँ पर हवा की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से कम है। द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड इज 15 किलोमीटर पर आवर, ताकि यहाँ पर कुछ वायबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि जिस एरिया में ज़्यादा हवा इस स्पीड से नहीं चल रही साल भर, वहाँ पर ये सेटअप लगा के ज़्यादा फायदा नहीं है। और उन कंट्रीज़ में जहाँ पर लैंड की ऑलरेडी दिक्कत है, वहाँ पर क्योंकि एक विंड मिल से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, उसके लिए विंड फार्म एक पूरा बड़ा एरिया लेना होगा जिसमें बहुत सारे विंड मिल सेट करने होंगे, ठीक है। तो यानी हमको इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ ऑलरेडी ज़मीन की इतनी तकलीफ है, वहाँ पर हम ये चीज़ लगाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आपको एक सवाल का यहाँ पर जवाब देना होगा, ठीक है, जो आप अपनी बुक में चेक करके भी बता सकते हो कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका 25% जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो पूरा विंडमिल से उनको मिल जाता है, ओके। कंट्री ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन बताओगे कौन सी कंट्री को ऐसा कहा जाता है, ओके। इसके अलावा हम अगर बात करें नेक्स्ट, देखो विंडमिल हो गया है, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, थर्मल हो गया, इसके बाद आएगा जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल क्या होगा, जियो मतलब क्या होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, और थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट। तो यानी यहां पर अर्थ की हीट को यूज करी जाएगी। ऐसे कैसे अर्थ की हीट को यूज करी जाएगी, देखो सपोज ये हमारा अर्थ है, चलो जैसा भी हमारा अर्थ है, और इसके सेंटर में आपको पता है कि कोर है जो कैसा है, मोल्टन लावा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, और काफी जगहों पे ये जो मोल्टन लावा है ये क्रस्ट की नजदीक भी होता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, जहां पर मोल्टन लावा ऊपर की तरफ भी रहता है, इन पॉइंट्स को कहा जाता है हॉटस्पॉट्स। और ये कोई वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं है, ये सच में हॉटस्पॉट है भाई, जाना नहीं, वहां नेटवर्क नहीं मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हॉटस्पॉट्स के आसपास में अगर कोई ग्राउंड वाटर रहेगा तो क्या होगा, वो ग्राउंड वाटर तो पूरा स्टीम बन जाएगा इधर पे, है ना। और जब आप ड्रिल करोगे उस पार्ट को, तो वहां पे अगर ड्रिल करके एक पाइप सेटअप कर दी जाए तो क्या होगा, लगातार ग्राउंड वाटर का सप्लाई जा रहा है और वो स्टीम बन रहा है, यानी बहुत प्रेशर से यहाँ पे स्टीम निकलेगा, और स्टीम को हम किस काम में यूज कर सकते हैं, टरबाइन को घुमाने के काम में यूज कर सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है जनरेटर, ओके। पर डिसएडवांटेज क्या है भाई, सब जगह पे हॉटस्पॉट थोड़ी अवेलेबल होगा, जहां पे वैसे एरियाज हैं जहां पर हॉटस्पॉट हॉट वाटर स्प्रिंग होगा, उधर ये चीज अवेलेबल हो पाएगी, है ना। और ऑब्वियसली इसका भी कॉस्ट ऑफ सेटअप होगा एंड ऑल, एंड सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई ये सब जगह पे सेटअप नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे पोल्यूशन की बात करें तो इतना कोई खास पोल्यूशन नहीं कर रहा ये, ओके, इनफैक्ट पोल्यूशन ही नहीं कर रहा, पर ये उन ही एरियाज में एप्लीकेबल है जहां पर हॉटस्पॉट्स अवेलेबल होंगे, ओके। रॉ मटेरियल्स नहीं लग रहा, कोई दिक्कत, हमको कोई हीटिंग फिटिंग नहीं करनी पड़ रही, अपने आप से, है ना, हमको वहां पर सीधे स्टीम मिल रहा है, सो दैट इज जियोथर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट आ गया कौन सा है भाई, ओशियन थर्मल। ओशियन थर्मल यानी क्या, जियो यानी अर्थ था, ओशियन यानी ओशन की हीट को यूज किया जाएगा ओशियन थर्मल में। अब ओशियन थर्मल वाले में क्या होता है ना, कि आपको पता है कि भाई समुद्र की गहराई तो बहुत ज्यादा है, तो हम अब उसी गहराई का फायदा उठाते हैं। यानी अगर आप एक सी लेवल पे और उसके 2 किलोमीटर का डिफरेंस में अगर हम बात करें, 2 किलोमीटर्स का, तो करीब 20 डिग्री के टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। मतलब यहां पर अगर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इधर का टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पर है अगर 39, तो इधर का होगा 19। मतलब 2 किलोमीटर में 20 डिग्री का डिफरेंस, 1 किलोमीटर में 10 डिग्री का, 2 किलोमीटर में 20 डिग्री का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को यूज किया जा सकता है किस काम के लिए, यहां पर एक पाइपलाइन बनाई जा सकती है, एक
गैस की सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। नाउ विच इज दैट पाइपलाइन, देख लो यहाँ पर ये सेटअप करना होगा, सेटअप तो भाई इसमें कॉस्टली होगा ही, पर एक लिक्विड को हम यहाँ पर ऊपर पंप कर सकते हैं यूजिंग अ पंप, इसको हम ऊपर सेंड करेंगे और जैसे ये पंप के थ्रू लिक्विड ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब वो लिक्विड कैसा होगा, दिस शुड बी अ वोलेटाइल लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि वो इस लाइन में ही, ठीक है, मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बीच में आ रहा है 19 और 38 के बीच में, समझो कुछ 26 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, तो ऐसा लिक्विड लेंगे तो यहाँ पर आते ही वो बॉयल हो जाएगा, यहाँ पर वो प्रेशराइज होके गैस बन जाएगा और ये गैस जैसे यहाँ से पास होगा, यहाँ पर क्या लगा दो, बहुत सारे टर्बाइंस लगा दो। टर्बाइन विल बी कनेक्टेड टू व्हाट, टर्बाइन विल बी कनेक्टेड टू जनरेटर, जनरेटर विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड फिर उसके बाद वो गैस यहाँ से आएगा, इस लाइन से फिर से पास होते हुए नीचे जाते हुए 26 डिग्री के, फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो लिक्विड बन जाएगा, फिर ये कहानी चलती रहेगी। यानी इस डिफरेंस इन टेम्परेचर को, ओशन के अंदर इस डिफरेंस इन टेम्परेचर को यूज किया गया। सो दिस इज ओशन थर्मल पावर प्लांट, ओके। और इसका एडवांटेज भी है, इसमें भी कोई फ्यूल नहीं लग रहा है ना, कोई खास पोल्यूशन भी नहीं हो रहा, ओके। सिर्फ हाई कॉस्ट है, मेंटेनेंस लग सकता है यहाँ पर, ये सब डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ओके। बात करें अगर हम, है ना, ज़्यादा आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली बात करो, बाकी ये डायग्राम और इसका वर्किंग तो आने वाला नहीं है, ओके। चैप्टर में इतना कुछ टेंशन की बात नहीं, एकदम रिलैक्स होके पढ़ सकते हो, चिल करके, कोई टेंशन नहीं है, ओके। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें क्या किया जाता है सर, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं, केमिकल रिएक्शन बिल्कुल नहीं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सर ये क्या होता है फिजन और फ्यूजन, और ये उल्टा टेढ़ा क्यों लिख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, सीधा लिख देते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब क्या, ब्रेक होना। फ्यूजन मतलब क्या, कंबाइन होना। अब न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्शन है ना, हमारे स्टार्स में, सन में सब हो रहा है, पर ये प्रोसेस को हम अर्थ पर अब तक एप्लीकेबल नहीं ला पाए हैं। हो जाएगा कुछ दिनों में, पर अब तक एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का और प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, जो इतना ज़्यादा होता है कि सन के अंदर का टेम्परेचर कितना है वो अर्थ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम अब तक इतना यूज़ नहीं कर पाए, पर फिजन वाला प्रोसेस जो है वो यूज़ कर जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें होता ये है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब आपको 10th में इतना तो नहीं आएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड ऑल, ठीक है, 11th 12th में आपको एग्जैक्टली चीज़ आएगी। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो थोड़े अनस्टेबल वाले, उनका न्यूक्लियस होता है, और ऐसे एलिमेंट्स को अगर हम बॉम्बार्ड करें, उनके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन से हमला करें, तो उन एलिमेंट्स में से, है ना, वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होंगे, और जैसे यूरेनियम लिया, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हुआ, और साथ में कुछ और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और साथ में वहाँ पर एनर्जी भी निकलेगी। अब इस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं वाटर को बॉईल करने में, और वाटर को बॉईल करके हम उससे स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टीम को हम पास करेंगे टर्बाइंस के थ्रू, ताकि वो घूमे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, जनरेटर्स जो टर्बाइन से जुड़े होंगे, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पर जहाँ भी हीट हो रहा है उन सबको हम पानी को बॉईल करके स्टीम एंड ऑल वही चीज़ कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं उस प्रोसेस को। पर न्यूक्लियर रिएक्शन जो प्रोसेस है इतना आसान नहीं है कि घर में बैठ के मस्त हमने यूरेनियम ले लिया, आराम से हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उसके थ्रू, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं, जो बहुत प्रोटेक्शन के साथ में ये चीज़ करना होता है, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके रेडिएशन से आपको कैंसर एंड ऑल सब कुछ हो सकता है ना, इंसान की डेथ हो सकती है इसके वेस्ट को भी हैंडल करने में। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी अलग से एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए ये जो है प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ और गवर्नमेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है। हाई कॉस्ट, ऑब्वियसली हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप होगा, फ्यूल भी हाई कॉस्ट का है, ऐसा नहीं कि भाई ये यूरेनियम सस्ता मिलता है किसी मेडिकल में मिल जाए, बहुत हाई कॉस्ट का फ्यूल है, और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन से करने में इसमें मतलब मेन कॉस्ट ही है यहाँ पर, ये बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज फ्यूचर के हिसाब से
जब हम ये प्रोसेस इस एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे, इसमें पॉल्यूशन का खतरा कम है ना, इसलिए यहाँ पर ये वाला प्रोसेस जिस दिन हार्नेस कर पाएंगे ये बेस्ट फ्यूचर का हमारा फ्यूल का सोर्स होगा। जब पेट्रोल डीजल की कमी हो जाएगी उस टाइम पे ये हमारी दिक्कतों को दूर कर देगा। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, सर न्यूक्लियर में इतनी एनर्जी आई कहाँ से, न्यूक्लियर प्रोसेस में एनर्जी कहाँ से आई? न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो सारे न्यूक्लियॉन्स को यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखता है, उसी फोर्स का ये एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट में जो टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी दी है, तो आपको पता है वेव्स और टाइड्स में क्या फर्क है। फिलहाल ये वेव्स है और टाइड्स क्या होता है, जब है ना एक टाइम पे जब पानी पूरा हमारे समुद्र किनारे पे आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड हाई टाइड, है ना। मान लो शाम को हाई टाइड होता है और फिर सवेरे होते होते सारा पानी वापस रिटर्न चला था, दैट इज लो टाइड। तो इसको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखो वेव्स वाले एनर्जी को तो मतलब इसके हम प्लेट्स लगा सकते हैं इसके ऊपर और वो वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वहां पर मोटर्स लगे हुए छोटे छोटे और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी वेव्स का भी मैकेनिज्म है, इसका डेप्थ में नहीं बता रहा मैं, यहाँ पर टाइडल वाला जो है वो देख लो, उसका मैकेनिज्म बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि एक बड़ा ब्रिज है और इसके ऊपर गाड़ियां चल रही, चलो अच्छी गाड़ी है, और अब क्या हो रहा है ना कि ये ब्रिज कहीं भी नहीं बना, ये कहाँ पर है, समुद्र किनारे है, इस तरफ है सी, ओशन जो भी बोलो, और इस ब्रिज में पिलर्स नहीं लगे, ऐसे बड़े बड़े होल्स है, ठीक है, जिससे जब लो टाइड है तो पानी उस तरफ होगा ब्रिज के, और जब हाई टाइड है तो पानी इन होल्स से पास होता हुआ यहां पर आएगा। ठीक है, एक सिस्टम बता रहा हूं बस, एक बेसिक। इन होल्स में क्या लगा होगा, ब्रिज के अंदर जो होल्स है इनमें क्या लगा होगा, टर्बाइंस कनेक्टेड टू जनरेटर्स विच विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब जब ये हाई टाइड के टाइम पे ऐसे अंदर इधर से आया, लो टाइड होगा तो क्या होगा, यहां से फिर निकल के इसके अंदर से वहां जाएगा, दोनों टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई रॉ मटेरियल नहीं लग रहा, पोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है, कॉस्ट लगेगा ब्रिज की सेटअप में, ब्रिज तो वैसे ही बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो है एक और सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के हिसाब से, ठीक है। तो टाइडल हो गया, वेव्स का हो गया, इसके अलावा सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी में क्या क्या आता है भाई, इसमें सोलार कुकर आता है, आपको पता होगा, सोलार वाटर हीटर्स आते हैं, है ना। तो ये जो सोलार कुकर है, यहाँ पर मिरर लगा होता है, इधर से सनलाइट जो भी आ रही है वो रिफ्लेक्ट होगी, इधर से डायरेक्ट लाइट आ रही है, ये अंदर का पार्ट क्या ब्लैक कोट किया होगा। क्यों ब्लैक कोट किया होगा, क्योंकि ब्लैक सरफेस 98% ऑफ द एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, रेडिएंट एनर्जी को, तो यानी यहाँ पर जो खाना डब्बे में रखा होगा वो पक जाएगा, है ना। सोलार कुकर, ऐसे ही सोलार वाटर हीटर जो आजकल बिल्डिंगों के टॉप पे लग रहा है, टेरेसेस पे लग रहा है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है दैट इज सोलार पैनल। सोलार पैनल आजकल गांव में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आजकल अभी शहरों में भी यूज़ होने लगा है। सोलार पैनल क्या करता है भाई, सोलार पैनल सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं, ये तो भाई सैटेलाइट्स में भी इसको यूज़ किया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उनको भी चाहिए, फोटोग्राफी के लिए कैमरा चलने चाहिए, है ना। तो सोलार पैनल में छोटे छोटे यूनिट्स लगे रहते हैं, उनको सोलार सेल कहा जाता है। इन सोलार सेल का क्या खूबी होता है कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दे हैव एन एबिलिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। किस चीज से बने हैं सर ये सेल, ये बने हैं सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन नहीं, स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन से बने हैं। नॉर्मल सिलिकॉन तो भाई हमारे रेत सैंड में मिल जाता है, पर ये उस सिलिकॉन में कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये सेमीकंडक्टर्स 12th में ये टॉपिक आएगी, पर ये प्रोसेसिंग करने में उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पर एक चीज़ हाई कॉस्ट जो है, इस हाई ग्रेड सिलिकॉन को बनाने में हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप लग जाएगा, है ना। सस्ते नहीं आते ये पैनल्स, महंगे आते हैं, पर धीरे धीरे भी इसका प्राइस कम हो रहा है जैसे जैसे मास प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा इसमें सिल्वर की वायर लगती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा उसको इंटीग्रेट करी जा सके, मिलाई जा सके। तो सिल्वर के वायर्स जो है इसका कॉस्ट और बढ़ा दे रहे हैं, सिलिकॉन भी महंगा, सिल्वर भी महंगा। इसके अलावा और क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इसके,
कि भाई जब डिफ्यूज सनलाइट होगी, है ना, क्लाउडी वेदर होगा, तब ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, रात में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसके लिए जब आप ये पैनल लगा रहे हो तो साथ में एक बैकअप सिस्टम, है ना, एक इन्वर्टर बैटरी सिस्टम भी लगाना होगा ताकि उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सके और फिर जब सनलाइट नहीं होगी तब उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। पर एडवांटेज ऑब्वियसली है कि भाई इको फ्रेंडली है, कोई रॉ मटेरियल नहीं लग रहा, है ना, और फ्यूचर में मतलब हमेशा ये चीज़ हमको अवेलेबल रहेगी। हमारे पास अर्थ पे कितना सारा सनलाइट आ रहा है, अगर हम प्रॉपरली इसको यूज़ कर पाए तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। तो ये चीज़ है। एक जो सेल होता है यहाँ पर, है ना, इसमें छोटे छोटे सोलर सेल्स है जो आपस में कनेक्ट करके और सोलर पैनल बनाया है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पर जो ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर पाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट टू इलेक्ट्रिक में, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम स्टोर कर पाएंगे और हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सोलर एनर्जी भी हो गया। मूविंग टू एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब बायोमास में से मेनली बायोगैस का ही है आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो बायोगैस प्लांट तो भाई आपने काफ़ी देखा ही होगा, मैं भी एक बना देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है, सही है ना। यहाँ से हम जो भी फीड है, जो भी इनपुट्स है वो यहाँ से डालेंगे और यहाँ एक डिवाइडर लगा रहेगा। इसमें क्या डालना है, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डालना, प्लास्टिक मत डाल देना, है ना, जो जर्म्स इसको बायोडिग्रेड कर सकें वो केमिकल्स। यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस होगा वो जाएगा और जो अब यूज अप होने के बाद जो वेस्ट रहेगा वो इस तरफ से निकल जाएगा ऐसे, सही है। और इस पार्ट पे यहाँ से इसको रिकलेक्ट किया जा सकता है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड स्लज। यहाँ पे जो होता है उसको स्लज कहते हैं, और जो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है उसको स्लरी कहा जाता है, जो हमको यहाँ से प्लांट में, जैसे कि अगर मान लो कि ये गोबर गैस प्लांट है तो ये सीधे यहाँ पर हमारा जो फीकल मैटर का आउटलेट रहेगा, है ना, वो यहाँ से जाएगा। गोबर ऐड कर दो इसमें, है ना, सीधे यहाँ से जाएगा। और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है यहाँ पर, पत्ते हो गए, है ना, वेजिटेबल पील्स हो गए, स्लॉटर हाउस वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ भी यहाँ से ये वेस्ट जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल है, वो यहाँ पर पानी के साथ जाएगा। और फिर इधर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होंगी जिससे यहाँ पर कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा उस फर्मेंटेशन प्रोसेस से, बायोगैस। इस गैस में मेनली कौन सा फ्यूल होता है, अबाउट 75% तो भैया मीथेन होता है, CH4, विच इज़ अ बेस्ट फ्यूल, है ना, मतलब काफ़ी अच्छा फ्यूल है। और इसको मार्श गैस भी कहते हैं वैसे मीथेन को, है ना। 75% ये फ्यूल रहेगा और इसको हम कलेक्ट करके अपने घरों में एज अ फ्यूल की तरह, जैसे हम LPG का कनेक्शन यूज़ करते हैं वैसे इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और बाकी जो बचा हुआ वेस्ट है, जो स्लरी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, इसको भी हम एग्रीकल्चर में काम में ला सकते हैं, एज अ मैन्योर यूज़ हो सकता है, राइट। तो ये हो गया बायोगैस प्लांट। और इसके अलावा क्या है सर, बायोमास में आजकल बायोफ्यूल्स आ चुके हैं। बायोफ्यूल्स यानी क्या, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे नागचंपा, जत्रोफा, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कुछ ऐसा लिक्विड है, वो लिक्विड आपको मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह है, यानी कुछ फ्यूल्स की तरह है। उन लिक्विड को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल में मिक्स करके, और यानी एज अ एडिटिव एजेंट ऐड करके, और उसको हम फ्यूल की तरह चला सकते हैं, जिससे हमारा पेट्रोल डीजल जो हम बहुत बुरी तरह से यूज़ हो रहा है उसको, उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा ये चीज़, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल जो अगर समझो 100 साल में ख़त्म होने वाला है जैसा हमको फील हो रहा है, वो और उसकी लाइफ बढ़ा देगा। ठीक है, तो बायोफ्यूल्स, बायो डीजल, बायो पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आजकल, ठीक है, ऐसे प्लांट्स हैं जिसको हम ग्रो करके और उसको यहाँ पर केमिकली उसके उन केमिकल्स को ऐड करके और पेट्रोल और डीजल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो बाय दिस हमने ये चैप्टर कर लिया सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई और चैप्टर करवाना हो तो भैया कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, एग्जाम आते आते तो भैया सब चैप्टर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।